Good evening, students. Today I am going to start new topic of that chapter, change in profit sharing ratio among existing partner, and the name of the topic is revaluation account. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने सीखा कि आपस में जब पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो कौन कैसे सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कैसे गेन कर रहा है, हमने निकाल लिया। अब उसके बाद गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट करेगा सैक्रिफाइस वाले पार्टनर को इन फॉर्म ऑफ गुडविल। जी कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ES 26 में ट्रीटमेंट दिया है गुडविल का। वेन एवर एनी मनी और मनी वर्थ इज पेड देन ओनली इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अदरवाइज इट हैज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इसीलिए आपने देखा होगा जो नई गुडविल वैल्यूड होती है, नई गुडविल हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट होती है। ये दो टॉपिक पढ़ाए थे मैंने। अब तीसरा टॉपिक है, उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? एज द नेम सजेस्ट टू द टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट, द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज टू फाइंड आउट एंड इज टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टू रिकॉर्ड रीअसेसमेंट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। यानी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तब एसेट्स की वैल्यू प्रेजेंट में कुछ और रही होगी उस टाइम, और हमने 4-5 साल के बाद जब हमने पार्टनरशिप डीड में चेंज किया, प्रॉफिट रेशियो चेंज किया, तो हमने बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं और बिजनेस के जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू से उनकी एक्चुअल वैल्यू जो पुरानी वैल्यू थी उनको कंपेयर किया। तो कंपेयर करने पर 3 चीजें निकल के आएंगी, या तो किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई होगी, या किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई होगी, या उस एसेट्स की ना वैल्यू बढ़ी होगी ना घटी होगी। सेम इन केस ऑफ लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी आपके पास और बर्डन बढ़ गया, या लायबिलिटी का बर्डन कम हो गया, या लायबिलिटी आपकी सेम रही। तो आपको इस अकाउंट में जो भी एसेट्स बढ़ा, कितने अमाउंट से बढ़ा और कितने से कम हुआ, जो भी लायबिलिटी बढ़ी कितने अमाउंट से बढ़ी, कितने अमाउंट से कम हुई, आपने वही रिकॉर्ड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है 1 लाख और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है, अब प्रेजेंट वैल्यू बिल्डिंग की है 1,25,000। तो पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो कितनी बढ़ी? 25,000। तो आपको रिकॉर्ड कितना करना है? जितना चेंज उसमें आया है, टोटल वैल्यू शो नहीं करनी। कितनी शो करनी है? सिर्फ 25,000। इतनी बात क्लियर? अब इस अकाउंट का मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसको लॉजिक से समझेंगे, रटना नहीं है क्योंकि अकाउंट्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। डेबिट साइड में फर्म के खर्चे, रूल याद है आपको 11 का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फर्म को जितने भी लॉसेस हो रहे हैं, रीजन कोई भी हो, वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। फर्म को जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड में होंगे, एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड ही, और कुछ नहीं। अब देखिए, मैंने पहले लगाया टू डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया ना, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने लिखा है टू डिक्रीज इन एसेट्स अकाउंट, आप उस एसेट्स का नाम लिखेंगे लाइक टू मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। डिक्रीज इंक्रीज वर्ड यूज नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो पहला हो गया टू डिक्रीज इन एसेट्स, कम हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, डेबिट में आएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, फर्म के ऊपर बर्डन बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया एक्स्ट्रा, फिर भी फर्म को एक्स्ट्रा बियर करना पड़ रहा है, डेबिट में आ गया। ऐसी लायबिलिटी जो आपने अभी तक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की है, लाइक क्रेडिटर्स होते हैं बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखे होते हैं, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा होता है, बट कुछ ऐसी लायबिलिटी जो अभी तक लायबिलिटी नहीं थी बट ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर वो लायबिलिटी बन गई, तो ऐसी लायबिलिटी होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लाइक क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लियर होगी बात? आपने अचानक से किसी भी कस्टमर ने आपके ऊपर कोई क्लेम कर दिया है और कोर्ट ने सेटल किया तो आपको पैसा देना पड़ा, तो ऐसी लायबिलिटी अल्टीमेटली खर्चा है, इंक्रीज इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई भी खर्चा आप फर्म अगर करती है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम, तो टू कैश अकाउंट के नाम से उस खर्चा आ जाएगा। और अगर सपोज वो खर्चा फर्म डायरेक्ट कैश नहीं कर रही है, पार्टनर को इंस्ट्रक्ट कर रही है कि आप दे दो फिलहाल,
हम आपको दे देंगे, तो अल्टीमेटली फर्म का खर्चा है, तो उस पार्टनर ने फिलहाल अपनी पॉकेट से दिया है, बाद में फर्म उसे रीइंबर्स करेगी, तो फिलहाल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से ये रेम्यूनरेशन आ जाएगा। हालांकि दो चीज इस चैप्टर में कम आती हैं, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यही सेम टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर सब में लगेगा, तो बार बार इस चीज पर मैं डिटेल में फोकस नहीं करूंगा। क्रेडिट साइड अगर आप बात करें, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है। ऐसे ही कोई एसेट्स अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब बात करते हैं बैलेंस फिगर की। क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है और डेबिट का कम है तो बैलेंस फिगर होगा प्रॉफिट। तो बैलेंस फिगर प्रॉफिट को लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर है ए बी सी जो भी है, जैसे आप P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही सेम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। मैंने ब्रैकेट में लिखा बैलेंस फिगर। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंस फिगर क्या आएगा आपका? लॉस। तो आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो बैलेंस फिगर। इतना सा ही आपको समझना है, बहुत ही सिंपल है देखने में, करने में सिंपल नहीं है। इसके कुछ टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें अल्टीमेटली क्या करना है, आपने वैल्यू पुट करनी है। अब वो वैल्यू कैसे निकालनी है, दैट आई विल डिस्कस। प्लीज नोट इट डाउन। एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन बनाया है और इसे बहुत ध्यान से समझिए। इसी में कंडीशन चेंज कर करके मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। मैंने माना शॉर्ट में, ये और भी पार्टनर है दो, 3:2 के रेशियो में बैलेंस शीट दे रखी है। ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है। एक्सट्रैक्ट का मतलब जिन जिन का इफेक्ट पढ़ाना है मैंने वही चीजें ली है थोड़ी सी। स्टार्टिंग बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है, प्लांट 60,000, फर्नीचर 30,000, स्टॉक 90,000, डेटर 10,000, क्रेडिटर 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस 10,000। ये मैंने कुछ अलग अलग फिगर ले रखी है जो एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, नीचे आपके 4 पॉइंट है। वैल्यू, ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, पहली चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये जरूरी नहीं है सारे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हो। पहली चीज जिन जिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और नीचे बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके भी अलग अलग केस हैं, फिलहाल मैं बेसिक समझा रहा हूं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं, उन एडजस्टमेंट का ही इफेक्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। तो देखिए, आप पहला बोला वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 20,000। बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 से बढ़ानी है। बाई का मतलब होता है इतने रुपए से ही बढ़ेगी बाइक और इतने से ही घटेगी। बाई और टू में बहुत डिफरेंस है। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 20,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू 20,000 रुपए से बढ़ी। फर्म को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स। तो कहां लिखेंगे? बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना? 20,000। फॉर्मेट में करेंगे आप, मैं थोड़ा सा वैसे समझा रहा हूं, समझ में आया? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 5,000। फर्नीचर की वैल्यू 5,000 से कम हुई है, फर्म का लॉस हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट्स टू फर्नीचर। साथ के साथ आप भी कॉपी पर नोट करते चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी के दो एडजस्टमेंट मैंने फिलहाल अभी 11th वाले लिए जो आपने पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डेप्रिशिएट प्लांट एट द रेट 10%। प्लांट कितने का है बेटा? 60,000। 60,000 का 10% 6,000, कम हो रही है वैल्यू, खर्चा हो रहा है। टू प्लांट अकाउंट। जब भी परसेंटेज होगा तो बैलेंस शीट वाली फिगर का मल्टीप्लाई परसेंटेज से होगा टू फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट, मेक 10% प्रोविजन ऑन डेटर। डेटर पर आपको 10% प्रोविजन कैलकुलेट करना है। डेटर कितने के दे रखे हैं? 10,000 के। अब डेटर के वही सारे एडजस्टमेंट आपको मैं दोबारा से शॉर्ट में समझाऊंगा जो आपने 11 में पढ़े थे। डेटर में से ऑलरेडी बैड डेब्ट्स हैं कि नहीं है, बहुत सारी चीजें, वही चीज दोबारा से पढ़ाऊंगा। फिलहाल नॉर्मल लिया है। डेटर पर, डेटर कितने के? 10,000 के, और 10% प्रोविजन बनाना है। जब भी डेटर पर प्रोविजन बनाते हैं,
डेटर की वैल्यू हमेशा कम होती है, यानी डेटर की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज इन एसेट्स इधर आएगा, किस नाम से आएगा, टू प्रोविजन ऑन डेटर। डेटर है आपके 10,000, 10,000 को 10% 1,000 मान लेते हैं ये एडजस्टमेंट है और नहीं है। अब इसे क्लोज करना है तो देखिए क्लोज करेंगे तो 20,000 इधर लिख देंगे, इस टोटल को भी यहां पे लिखूंगा 20,000। 20,000 में से 6 7 5 12 12,000 माइनस करूंगा तो मेरा बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा 8,000। इसको मैं बांट दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए और बी। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। आप प्रॉपर लिखेंगे, मैं समझाने की वजह से शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो 8,000 को आप 3:2 में बांट देंगे तो ये आएगा 4,800 और 3,200। किस रेशियो में बांट दिया, ओल्ड रेशियो में। इसको पहले नोट करिए। अब मैं इसी में आपको बहुत सारे नए नए चीज सिखाऊंगा। अब मैंने क्वेश्चन में कुछ फिगर चेंज कर दिए हैं, उनका मुझे इफेक्ट दिखाना है। पहले मैंने लिखा था वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाई में मैंने आपको बोला था जितने रुपए दे रखे हैं उतने रुपए ही से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब मैं बोल रहा हूं वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड टू 1,07,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ करके अब 1,07,000 है। 1,07,000 से बढ़ी नहीं है। टू का मतलब ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, बाई का मतलब इतने से बढ़ाओ या इतने से घटाओ। कभी भी कंफ्यूजन हो, बाई में जो फिगर दे रखी है वो लिखते हैं, अगर 2 दे रखा है तो इस फिगर और इस फिगर का पहले डिफरेंस निकालो और फाइंड आउट करो बढ़ी या घटी। बाई में एक्चुअल, 2 में डिफरेंस। ध्यान रखना, हिंदी वर्जन भी समझ लो। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ करके अब 1,07,000 हो गई। तो पुरानी कितनी थी बिल्डिंग, 1,00,000, तो कितनी बढ़ी 7,000। तो 7,000 आप यहां लिख दोगे बिल्डिंग के नाम से। बाई नहीं लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर समझाना है बस मुझे। बिल्डिंग लिख देंगे आप 7,000 यहां पर, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू, पहले मैंने बाई लिखा था, बाई में वही फिगर आनी थी, 2 में मैंने आपको बताया डिफरेंस। अब इसमें हिंदी वर्जन अगर देखें, फर्नीचर की वैल्यू अब घट के 57,000 रह गई। फर्नीचर की वैल्यू अब घट के 57,000 रह गई। तो फर्नीचर की वैल्यू पुरानी कितनी थी, सॉरी 27,000। फर्नीचर की वैल्यू पुरानी कितनी थी 30,000, अब घट के कितनी रह गई 27,000। तो कितनी कम हुई 3,000। 3,000 आप फर्नीचर के नाम से लिख देंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर, 2 में डिफरेंस, बाई में एक्चुअल फिगर जो दे रखी है नीचे, बस। अब स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, इसमें देखिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 5,000 इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। 2 केसेस आएंगे आपके, या तो आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दे रखा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड क्या दे रखा होगा आपको इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मनी दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है तो वहां प्रॉब्लम है। तो पहले मैंने बेसिक लिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 5,000, यानी हमने खुद से स्टॉक की वैल्यू 5,000 कम अज्यूम की है, जबकि उसकी 5,000 वैल्यू ज्यादा है। दैट मींस जो स्टॉक बैलेंस शीट में 90,000 है, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से 5,000 कम है। तो अंडर वैल्यूड में बढ़ाना होता है, ओवर वैल्यूड में घटाना होता है, रिवर्स होता है। इतनी बात क्लियर। तो आपने ऑलरेडी स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपए से कम मान रखी है, जबकि उसकी 5,000 कम है ही नहीं, तो आपको स्टॉक को बढ़ाना है। इंक्रीज इन एसेट्स आ जाएगा यहां पर 5,000।
3 पॉइंट क्लियर, ठीक है। 2 पॉइंट और है। एन अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, एक 5000 रुपए का अमाउंट है, क्रेडिटर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, ऐसा बोल रहा है एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। अब ये पैसा लेने को ये क्लेम नहीं करेंगे, इसका मतलब हमको टोटल क्रेडिटर जितने के भी थे उनमें से जो क्रेडिटर 5000 रुपए के थे उनको पेमेंट नहीं करना है। तो लायबिलिटी बढ़ गई कि घट गई? जब पेमेंट नहीं करना है तो लायबिलिटी कम हो गई, फर्म को क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ये लिख देंगे क्रेडिटर के नाम से 5000। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर कॉस्टिंग 7000 which was not recorded in the books earlier। यानी एक टाइपराइटर था जिसकी कॉस्ट 7000 थी जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, नाउ टू बी रिकॉर्डेड। क्या है, कौन सा एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो उसकी एज इट इज वैल्यू बढ़ती है। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जब भी रिकॉर्ड करते हो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो कहां आ जाएगा? यहां पर ओल्ड टाइपराइटर के नाम से। मैं खाली इफेक्ट समझा रहा हूं, प्रॉपर क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। ये इसका अलग अलग और एग्जांपल्स थे। मैं धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा और मैं आपको वो सारे एडजस्टमेंट करा दूंगा जो आपको अगले चैप्टर्स में सेम लगने हैं। तो उन चैप्टर पर जब वो चैप्टर स्टार्ट होंगे उनमें हम ये सारे पॉइंट स्किप कर देंगे, इसीलिए इसको डिटेल में ही समझना है। नोट करिए इसे फटाफट से। नेक्स्ट, कुछ और मैंने केसेस लिए हैं। मैंने आपको पहले पढ़ा था स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू हो रही है बट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ध्यान देंगे आप। स्टॉक की वैल्यू 90,000 है और क्वेश्चन बोला स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, यानी स्टॉक की वैल्यू आपने 10% कम मानी है। तो मैंने आपको अंडर वैल्यूड में बताया था बढ़ाना, ओवर वैल्यूड में घटाना, ये तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। द क्वेश्चन इज बाय हाउ मच अमाउंट शुड आई इंक्रीज और शुड आई डिक्रीज। अब आप कहोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? 90,000 का 10%, नो इट्स टोटली रॉन्ग। 90,000 का 10% नहीं निकालेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो स्टॉक की जो भी वैल्यू है अपनी एक्चुअल कॉस्ट से 10% लेस मानी है। एसेट्स की, स्टॉक की जो भी वैल्यू थी उसकी आपने ओरिजिनल कॉस्ट से 10% कम उसकी वैल्यू को माना है। तो जब 10% कम माना है तो ये स्टॉक जो 90,000 दे रखा है ये कितना परसेंटेज हुआ? 100 माइनस 10, 90%। तो अब आपको उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। 90,000 यानी कॉस्ट हमेशा ऊपर रखी जाएगी, अंडर वैल्यूड हो रही है तो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज होती है 100 माइनस 10, क्योंकि नीचे 10 दे रखा है, इनटू 100। इसकी वैल्यू निकाल ली तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख और आप कितनी मांग के बैठे हो? 90,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ेगी अब? 90,000 और 1 लाख का डिफरेंस, यानी बाई स्टॉक 10,000। दोबारा समझे, स्टॉक की वैल्यू 90,000 दे रखी है, नीचे परसेंटेज में आ रखा है, परसेंटेज में आता है तो आप इस वैल्यू को उसकी कॉस्ट से इस परसेंटेज को घटाने के बाद वैल्यू मानेंगे। 10% है तो ये 90% हो जाएगी, अगर 20% है तो ये कितनी होगी? 80%, अगर 30% है तो ये कितनी होगी? 70%। तो आपको नीचे 100 में से यही परसेंटेज घटाना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी कितनी बढ़ी है कितनी घटी आ जाएगी। इतनी बात क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इंक्लूड अगेंस्ट क्लेम। दोबारा समझिए, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,000
इंक्लूडेड इन क्रेडिटर अगेंस्ट क्लेम, यानी एक अमाउंट 3000 रुपए का क्रेडिटर के अंदर ऑलरेडी शामिल है। किसके अगेंस्ट में? किसी को कोई क्लेम देना है, लायबिलिटी है। अब वो क्लेम हमारा कितने रुपए में सेटल हो गया है? 5000। तो आपकी लायबिलिटी कितने रुपए से बढ़ी, ये इस चीज को आपने समझना है। अब आप कहोगे सर नहीं, लायबिलिटी तो 5000 से बढ़ी। नो, लायबिलिटी 5000 से बढ़ी, बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा हूं रिवैल्यूएशन में कितना रिकॉर्ड करना है। लायबिलिटी टोटल आपकी सेटल हुई है 5000 की, तो फर्म ने 5000 दिया है। अब इस 5000 में से ऑलरेडी 3000 रुपए मैंने क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड किए हुए माने हैं, तो मेरी नई लायबिलिटी कितने रुपए की हुई? 2000 की। तो 2000 रुपए यहां लिखूंगा। टू क्रेडिटर्स, 2000 की वैल्यू बढ़ गई। देन an expense of 1000 paid by the firm to engineer for getting value certified of building, यानी बिल्डिंग की वैल्यू हमको सर्टिफाइड करवानी होती है। जो सर्वे होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। तो फर्म ने बिल्डिंग की वैल्यू को सर्टिफाइड करने के लिए 1000 रुपया खर्चा एक्स्ट्रा किया है। तो ये आ जाएगा एक्स्ट्रा खर्चा है टू कैश अकाउंट 1000। ये तीन समझ में आ गई, इसको नोट करिए। अब अंडर वैल्यूड के बाद आ जाइए अगर ओवर वैल्यूड है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। स्टॉक की वैल्यू अब है 1,10,000। नीचे बोल रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% आपने अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा मान रखी है। तो जब ज्यादा मान रखी है तो हमने ज्यादा ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है। अंडर वैल्यूड में क्या था? कम मान रखी थी, तो हमने बैलेंस शीट में कम रिकॉर्ड की थी, जबकि प्रॉपर रिकॉर्ड करनी है। इसमें हमने उसकी कॉस्ट से 10% ज्यादा ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं। तो इसका मतलब आपने जो एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है किसी बाय डिफॉल्ट 100%, आपने 10% ज्यादा मान ली है। तो 100 में ओवर वैल्यूड में परसेंटेज को जोड़ देते हैं, अंडर वैल्यूड में माइनस कर देते हैं। तो 100 में आप 10% जोड़ देंगे तो स्टॉक जो कि 1,10,000 का है, 1,10,000 का है, ये अपनी कॉस्ट से 10% एक्स्ट्रा है। तो वो एक्स्ट्रा आपने निकालना है। तो फॉर्मूला वही है, आप वैल्यू को ऊपर रखेंगे, नीचे बाय डिफॉल्ट 100 रखेंगे। अंडर वैल्यूड में माइनस होता है, ओवर वैल्यूड में प्लस हो जाता है। प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी? 1,00,000। अब 1,10,000 और 1,00,000 में डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेंगे या पुट कर लेंगे। अगर ये 20 होता तो 1,10,000 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100, इस तरीके से आप करेंगे। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड क्लियर, रिड्यूस्ड बाई, रिड्यूस टू, इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज टू, ये सब मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको समझा रहा हूं डेटर से रिलेटेड कुछ नेसेसरी केसेस, उन केसेस में कितना इंपैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। इसको फटाफट से नोट कर लें, एक लाइन का है। अब देखिए एक एक करके सारे केसेस समझेंगे डेटर से रिलेटेड। बैलेंस शीट में डेटर दे रखे हैं एसेट साइड में 1,00,000 रुपए के, और अंदर हमने प्रोविजन ऑलरेडी माना हुआ है 6,000, जिसको कि ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। 1,00,000 में से 6,000 गए तो हमने 94,000 की डेटर मान रखी। नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि आपको अब जो प्रोविजन बनाना है वो 10% बनाना है। ये कौन सा हो गया? न्यू प्रोविजन। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी कैलकुलेशन होती है डेटर की फिगर जो अंदर दे रखी होती है उसी बार होती है, बाहर वाली फिगर पर नहीं होती। तो 1,00,000 रुपए के डेटर है, 1,00,000 का 10% कितना होता है? 10,000। ये आपका क्या कहलाएगा? न्यू प्रोविजन। 10,000 में से ऑलरेडी अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा है तो आप ये देखो कि आपने एडिशनल कितना प्रोविजन बनाया। टोटल बनाना है 10,000, 10 में से ऑलरेडी 6 बनाए, तो आपने कायदे से कितना बनाया? और 4,000। तो 10,000 रुपए आपका कैलकुलेट होकर के आया। 6 आपने ऑलरेडी बना रखा है। एक केस मैंने पढ़ाया था जिसमें आपने बनाया ही नहीं था, तो सारा का सारा प्रोविजन आप नया प्रोविजन मानेंगे। इस केस में बना रखा है तो डिफरेंस आ गया रिवैल्यूएशन में
बैलेंस शीट में 1 लाख में से 10,000 माइनस होकर के 90,000 के डेटर आ जाएंगे। साथ के साथ नोट करते चले क्योंकि अब रनिंग क्लास चलेगी, कोई पॉज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है, फिगर चेंज है, बस एडजस्टमेंट चेंज है। राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट 6,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको ये पता करना जरूरी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन ऑन डेटर। बैड डेब्ट्स मींस द अमाउंट व्हिच इज नॉट गोइंग टू receive or recoverable from debtor, that is surely bad debt। ऐसा पैसा जो क्लियर है हमें मिलेगा ही नहीं, तो प्योर लॉस हो गया वो। अब बाकी लोग देंगे नहीं देंगे हमें पता नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन ऑन डेटर के फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस ऐसा लग रहा है होने वाला है तो प्रेजेंट में उसके लिए प्रोविजन बना सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग हमने ही मान लिया कि 6,000 रुपए के डेटर पैसा दें ना दें, मैं खुद से उनको अपना अज्यूम्ड लॉस मान रहा हूं, रिकवर हो जाए तो वेल एंड गुड। तो रूल ये कहता है अगर आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, लिसन टू मी अगेन, अगर आपने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करके, और नीचे अगर आपको बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, तो रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले बैड डेब्ट्स के लॉस को प्रोविजन से सेट ऑफ कीजिए, क्योंकि ये अज्यूम्ड लॉस है और ये कंफर्म्ड लॉस है। आगे बात समझ, मैं 6,000 रुपए का लॉस मान करके बैठा हूं, तो 6,000 रुपए तक के बैड डेब्ट्स अगर होते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इतना तो मैं ऑलरेडी अपना लॉस मान चुका हूं। इससे अगर ज्यादा होते हैं या कम होते हैं तो ही उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट मैं ऑलरेडी कभी कर चुका हूंगा जब मैंने प्रोविजन बनाया होगा, दोबारा इफेक्ट नहीं आएगा। तो बैड डेब्ट्स कितने के आपके 6,000 के, यानी प्योर लॉस कितना है 6,000, अज्यूम्ड लॉस कितना है 6,000, दोनों फिगर से में रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा। आगे बात समझ। नेक्स्ट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स 7,000, ये प्योर लॉस 7,000, अज्यूम्ड लॉस 6,000, तो 7,000 में से 6,000 तो इससे रिकवर हो गए, एक्चुअल लॉस कितना और हुआ आपका 1,000। टू बैड डेब्ट 1,000, बैलेंस शीट में कितने दिखाएंगे, पुराने केस में 94,000 ही आएगी, इस केस में 1 लाख माइनस 7,000, 93,000 बैलेंस शीट में डेटर की फिगर आएगी। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट। तीसरा केस, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स 4,500, डेटर कितने के 6,000 के, एज्यूम्ड लॉस बैड डेब्ट्स कितना हो गया, एक्चुअल लॉस 4.5, तो 6,000 में से 4.5 रिकवर कर लिए हमको, यानी हमने अपना एक्चुअल अज्यूम्ड लॉस मान रखा है 6,000, एक्चुअल लॉस हुआ है 4,500, तो हमको फर्म को क्या हो गया फायदा, तो फर्म को फायदा हो गया, इसका मतलब हमने एक्सिस में प्रोविजन बना रखा था, अब हमें नहीं बनाना, तो बाई प्रोविजन ऑन डेटर 1,500, डिफरेंस 6,000 और 4,500 का। बैलेंस शीट में 1 लाख माइनस 4,500, आपके बैलेंस शीट में आ जाएंगे 95,500 के डेटर। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट 2,000 +
1% प्रोविजन ऑन डेटर। दो एडजस्टमेंट एक साथ। आप ऑलरेडी अज्यूम लॉस कितना मान के बैठे अपना 6000, एक्चुअल लॉस कितना हुआ 2000, तो 6000 में से 2000 रिकवर हो गए। अब 1% प्रोविजन बनाना है आपको डेटर पे। तो देखिए आप रूल याद कीजिए 11th वाला, जब भी आपको न्यू प्रोविजन बनाना होता है तो न्यू प्रोविजन किस पर कैलकुलेट करते हैं, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट इफ एनी। तो वही चीज रिपीट हो गई यहां पर। तो डेटर है आपके 1 लाख रुपए के, 1 लाख में से 2000 के आपके फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, तो कितना बचा 98,000, और आपको 1% बनाना है तो 1% होता है 980। तब आप देखिए 2000 रुपए का ये आपका लॉस, 980 न्यू प्रोविजन, तो टोटल आपका कितना हो गया 2980। और आप कितना बना करके बैठे हैं ऑलरेडी 6000 ज्यादा बना के बैठे हैं, तो आपका अल्टीमेटली फिर से यहां पर आ जाएगा बाई प्रोविजन ऑन डेटर 3020। दोबारा समझेंगे, 6000 हमने एज्यूम लॉस माना है, फादर वेटेज हो गए 2000, तो 2000 रुपए हमने इधर अलग लिख लिए। प्रोविजन बनाना 1%, तो वर्किंग नोट पर आए 1 लाख में से फर्दर वेटेज 2000 घटाए 98,000 आए, 98,000 का 1% न्यू प्रोविजन आ गया 980। तो न्यू प्रोविजन भी पहले हम इससे रिकवर करेंगे, तो टोटल हमने 2000 प्लस 980 कितना हुआ 2980। हमने ऑलरेडी 6000 न्यू ओल्ड प्रोविजन ज्यादा बना रखा है, तो क्रेडिट साइड में चला गया। 11 में भी इफ यू रिमेंबर, जब ओल्ड प्रोविजन ज्यादा होता है आपका और न्यू प्रोविजन कम होता है, तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं आप ओल्ड प्रोविजन को। तो इसमें डिफरेंस को आपने इस तरीके से सेट ऑफ कर दिया। ये कुछ अलग अलग एग्जांपल्स थे जो आपको करने हैं। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, तो यहां पर 2 केसेस आते हैं, इसको पहले नोट करेंगे, तब मैं आपको 2 केसेस समझाता हूं। आज इतने ही पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, वो दोनों केसेस और लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। अब आपके 2 केसेस हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड इस चैप्टर में। पहला केस है व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू, वांट टू रिकॉर्ड, वो चाहते हैं रिकॉर्ड करना रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी जब पार्टनर चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी की नई वैल्यू रिकॉर्ड हो, या तो ऐसे बोलेगा या डायरेक्ट बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका भी मतलब केस नंबर 1 से ही रिलेटेड है। या तो क्लियर बोलेगा प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है बच्चों, जब हम मींस पार्टनर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो पहला केस है व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कौन सा अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि मैंने आपको अभी समझाया था। जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, और जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे फर्म की, तो आपको जिन जिन एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, जैसे कि आप 11 में पढ़ते थे, याद आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करनी होती है बैलेंस शीट में सेम। पहला केस तो बड़ा सीधा सा है। दूसरा है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू। अब पार्टनर नहीं चाहते, या तो ऐसे बोलेगा या बोलेगा पास सिंगल एंट्री। तो डू नॉट वांट में क्लियर बोलेगा बांटना नहीं चाहते। क्वेश्चन में जब तक नहीं पता पड़ रहा बांटना है कि नहीं बांटना है, तो केस नंबर 1 ही फॉलो होगा। ना बांटने के लिए क्वेश्चन में क्लियर बोलेगा नहीं बांटना। तो जब बांटना नहीं है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं बनेगा। आप दूसरा मेथड फॉलो करेंगे वर्किंग नोट में, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कैसे। याद करो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो या क्या लिखते हो, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ऐसे करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें नहीं बनाना है, तो हम इस साइड को बोलते हैं प्लस, इस साइड को बोल देंगे माइनस, बस। तो मैं प्लस माइनस मेथड फॉलो करूंगा। कौन सा मेथड फॉलो करूंगा, प्लस माइनस। चीजें यही रहेंगी, प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया।
तो प्लस में क्या लिखूंगा, डिक्रीज, ये ऐसे लिखूंगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। आप भी प्रॉपरली लिखेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट, वो आपने यहां लिख दिया। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये आपने यहां लिख दिया। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये आपने यहां लिख दिया। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आपने यहां लिख दिया। आप टोटल करेंगे तो इमेज दिमाग में एक इमेज तैयार कर लेंगे रिवैल्यूएशन की। माइनस का टोटल ज्यादा होगा तो वो टोटल हम यहां लिख देंगे इस बॉक्स में, उसी टोटल को यहां लिख देंगे, उसमें से घटाएंगे तो मेरा बैलेंस फिगर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब इस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री का क्या रूल है, जो पार्टनर जितने शेयर से गेन कर रहा है वो उतने शेयर से डेबिट होगा, जो पार्टनर जितने शेयर से सैक्रिफाइस कर रहा है उस पार्टनर को उतना शेयर मिलेगा। तो केस नंबर 2 में जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इसे नोट करिए पहले। तो देखिए केस नंबर 2 में क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सपोज प्रॉफिट आया आपका रिवैल्यूएशन का 10,000, ए और बी दोनों सैक्रिफाइस और गेन कर रहे हैं 110 110, तो 10,000 का 110 1,000, तो एंट्री होगी इस केस में, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partner capital account being adjustment entry made। केस नंबर 2 में जब आपने रिवाइज वैल्यू प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करी है, जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, इसका मतलब पार्टनर चाहते हैं पुरानी वैल्यू ही कैरी फॉरवर्ड हो आगे, इसका मतलब ये हुआ। तो अब आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे केस नंबर 2 में, तो आप किसी भी एसेट्स की नई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जितनी वैल्यू बैलेंस शीट में दे रही है पुरानी एज इट इज आपने रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि इसमें आपने प्रॉपर इफेक्ट थोड़ी दिखाया है, खाली नेट एग्जैक्ट प्रॉफिट में किसने कितना गेन किया, कितना किसने लॉस किया, उसका एडजस्टमेंट किया है। तो केस नंबर 2 में जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू, ऐसे बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीन हो, डेटर हो, वो एज इट इज आपने पुरानी बैलेंस शीट को कॉपी कर देना है। इतनी बात क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, नोट करिए। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन बनाया है बहुत ध्यान से समझिए, शॉर्ट में लिखा है, प्रॉपर समझा देता हूं। एबीसी पार्टनर है 5:3:2 के रेशियो में, ये इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। न्यू रेशियो कितना है, 1:1:1। बैलेंस शीट में मैंने कुछ आइटम डाले हैं क्वेश्चन समझाने के लिए, इट्स नॉट प्रॉपर बैलेंस शीट। मशीनरी 2 लाख, प्लांट 60,000, फर्नीचर 30,000, डेटर 40,000। 3 एडजस्टमेंट है नीचे। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डेप्रिशिएट बाई 6%। वैल्यू ऑफ प्लांट इज नाउ 57,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज बाई 20,000। 2 केस हैं और आपको जनरल एंट्री करनी है, साथ में अगर अकाउंट बनाना पड़े तो वो भी बनाना पड़ेगा। लिखा नहीं है मैंने, जनरल एंट्री के लिए बोलेगा तभी आपने करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो केस 1 है, व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब पार्टनर चाहते हैं उनकी एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करना, पहला केस। दूसरा केस, when partners do not want to record revised value of assets and liability। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं पहले। केस 1 में सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू ऑफ मशीन इज डेप्रिशिएट बाय 10%, 2 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, 12,000। 2
मशीनरी। वैल्यू ऑफ प्लांट इज नाउ 57। अब ना तो इंक्रीज वर्ड है, ना डिक्रीज वर्ड है, ना टू है, ना बाई है, तो यानी यही इसकी नई वैल्यू है। तो डिफरेंस को आप इंक्रीज और डिक्रीज खुद मानेंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट 57, पुरानी कितनी थी 60, तो कितने से कम हो गई 3000 से। टू प्लांट अकाउंट। थर्ड पॉइंट, वैल्यू, ये केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड बाई 20,000। बाई वर्ड लग रहा है, 20,000 से बढ़ानी है। बाई बिल्डिंग। सारी एडजस्टमेंट खत्म। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ये आपको पता पड़ जाएगा फिगर से। उसी टोटल को आपने यहां लिखा। 20,000 में से 15,000 गए, तो टोटल बैलेंस फिगर कितना आया 5,000। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। प्रॉपर लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो 2500, 1500 और 1000। टोटल आ गया आपका ये 5000। पहला केस रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर। अब बात करते हैं जर्नल एंट्री की। बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री, उसका ट्रिक समझेंगे। आप जो भी जर्नल एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की कर रहे हैं। किसकी एंट्री कर रहे हैं आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो आप ये देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। तो एंट्री करते टाइम आप ये देखिए रिवैल्यूएशन किन किन रीजन से डेबिट हो रहा है और किस किस रीजन से क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है बिल्डिंग की वजह से, और डेबिट किसकी वजह से हो रहा है? मशीन, प्लांट और बैलेंस फिगर यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कंबाइंड एंट्री करें, अलग अलग करें, आपकी इच्छा है। तो देखिए, ओरली समझाऊंगा मैं आपको। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखा, तो क्रेडिट क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन। तो डेबिट किसको मानेंगे? बिल्डिंग। तो एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 being revised value recorded। क्लियर? अब डेबिट क्या आ जाओ, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा मशीन से, तो क्या एंट्री बनी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 12,000। अलग अलग करेंगे तो नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग रिवाइज वैल्यू रिकॉर्डेड मशीन की। ऐसे ही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, दूसरी एंट्री। फिर आपको बैलेंस फिगर की सेपरेट ही करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय 5,000 टू ए 2500 टू बी 1500 टू सी 1000। जर्नल एंट्री क्लियर, फॉर्मेट क्लियर। अब अगर इस केस नंबर 1 में आपको अगर बैलेंस शीट बनानी है तो ध्यान से समझिए। मशीन की वैल्यू पुरानी कितनी थी? 2 लाख। अब 6% 12,000 कम हो गई, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? 1,88,000। प्लांट की वैल्यू अब 57 है, तो नई ये एज इट इज 57,000 ही लिखेंगे नई बैलेंस शीट में। फर्नीचर की वैल्यू 20,000 से बढ़ी है, पुरानी कितनी थी? 30 में 20 जोड़ देंगे। फर्नीचर की नई वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी आएगी? 50,000। डेटर पे ना तो कोई चेंज हुआ है, ना बढ़ी है, ना घटी है, तो डेटर हमारे एज इट इज 40,000 के आ जाएंगे। ये पहला केस क्लियर, इसे नोट करिए, तब मैं समझाता हूं आपको दूसरा केस। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में बोल रहा है पार्टनर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। जब रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा, प्लस माइनस मेथड फॉलो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे आप। ये वर्किंग नोट है, आप इसमें कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। डिक्रीज इन मशीनरी, मैंने ऐसे लिखा है, आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी, दोनों ही चाहिए। मशीन डिक्रीज हुआ 12,000 से, फिगर वही है।
प्लांट डिक्रीज हुआ 3000 से, फर्नीचर इंक्रीज हुआ 20,000 से। हमने 20,000 को पहले टोटल को यहां लिखा, उसी टोटल को दोबारा यहां लिख दिया, ठीक है। तो 20,000 में से 15,000 माइनस करें तो 5,000 हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट तो चेंज हो ही नहीं सकता, बट हम इसे प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, एंट्री क्या बताई थी केस नंबर 2 में, जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। तो पता होना चाहिए कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो के फॉर्मूले में पुट करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, ए का, बी का, सी का। तो ए का आ रहा है सेक्रीफाइस, बी का आ रहा है गेन, और सी का भी आ रहा है गेन। 5/30 का मल्टीप्लाई 5,000 से, 1/30 का मल्टीप्लाई 5,000 से, 4/30 का मल्टीप्लाई 5,000 से, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ में लिखा है। गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, बी सी डेबिट, 2A नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब अगर बात करते हैं कि सर अगर केस नंबर 2 में बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या फिगर रिकॉर्ड होगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था केस नंबर 2 में बैलेंस शीट जो पुरानी एसेट्स और लायबिलिटी की फिगर दे रखी होती है एज इट इज कॉपी करनी है। तो नई बैलेंस शीट में मशीन की यही वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, प्लांट की भी ये, फर्नीचर की भी ये, और डेटर की भी ये, क्योंकि जब हमने नई वैल्यू रिकॉर्ड करी नहीं है, उसका सिर्फ नेट इफेक्ट दिखाया है। पूरे 5,000 हमने ओल्ड रेशियो में कहां बांटे, पुरानी केस में जनरल एंट्री में बांटे थे ना 5,000 रुपए एबीसी में, यहां बांटे कहां है हमने, तो हमने तो खाली नेट इफेक्ट दिखाया है। तो जब नेट इफेक्ट दिखाया इसका मतलब पार्टनर पुरानी वैल्यू को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना चाहते हैं। ये दो मैंने केसेस पढ़ाए थे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं आते, कंबाइन आता है। तो अब मैं अगले 2 टॉपिक और समझाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपका एक साथ पूरा चैप्टर खत्म होगा। इससे रिलेटेड अगर 1-2 क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। इसे नोट कर ले। थैंक यू।